अस्तित्ववाद या एक्जिस्टेंशियलिज्म दर्शन की एक ऐसी धारा है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव, स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ पर केंद्रित है। इसका मुख्य विचार यह है कि मनुष्य का कोई तयशुदा उद्देश्य या स्वभाव जन्म से नहीं होता, बल्कि वह अपने चुनावों और कर्मों के द्वारा अपने जीवन का अर्थ स्वयं तय करता है। जॉन पॉल सार्त्र ने इसे इस तरह कहा कि अस्तित्व सार से पहले आता है, यानी हम पहले जीना शुरू करते हैं और फिर यह तय करते हैं कि हमें क्या बनना है। इस विचारधारा में स्वतंत्रता एक केंद्रीय स्थान रखती है, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमारे हर निर्णय की जिम्मेदारी भी केवल हमारी होती है, किसी और पर दोष डालने का अवसर नहीं रहता। यह स्वतंत्रता कई बार चिंता, भय और अनिश्चितता भी पैदा करती है, जिसे अस्तित्वगत पीड़ा कहा जाता है। अस्तित्ववाद यह भी मानता है कि दुनिया में कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। अल्बेयर काम्यू ने इस अनुभव को अब्सर्ड कहा, यानी जीवन और ब्रह्मांड का कोई तयशुदा अर्थ न होना और फिर भी जीने की जरूरत महसूस होना। काम्यू के अनुसार इस बेतुकेपन के बावजूद हमें जीवन को स्वीकार करना चाहिए और अपने कार्यों से इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। इस दर्शन की जड़ें 19वीं सदी में सोरेन कीरकेगार्ड और फ्रीडरिख नीत्शे के विचारों में दिखाई देती हैं। कीरकेगार्ड ने ईश्वर और विश्वास पर जोर दिया और लीप ऑफ फेथ का विचार दिया, जबकि नीत्शे ने गॉड इज डेड की घोषणा करते हुए आत्मनिर्माण और उबरमेश का सिद्धांत रखा। 20वीं सदी में सार्त्र ने अस्तित्ववाद को लोकप्रिय बनाया और इसे नास्तिक रूप में प्रस्तुत किया। वहीं काम्यू ने बेतुकापन और विद्रोह के विचार पर बल दिया। अस्तित्ववाद आधुनिक समय में भी बेहद प्रासंगिक है। जब लोग करियर, रिश्तों या जीवन के अर्थ को लेकर उलझन में होते हैं, तो यह दर्शन उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने रास्ते के खुद जिम्मेदार हैं और उन्हें अपने जीवन के अर्थ को खुद बनाना है। यह दर्शन भीड़ के पीछे अंधानुकरण करने के बजाय अपने मूल्यों और सच्चाई के अनुसार जीने की प्रेरणा देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो। अस्तित्ववाद की गहराई में उतरने पर यह साफ दिखाई देता है कि यह केवल एक दार्शनिक आंदोलन नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह हमें लगातार यह पूछने पर मजबूर करता है कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, और क्या यह हमारे अपने मूल्यों के अनुरूप है या केवल सामाजिक दबाव, परंपरा या डर के कारण। यह दृष्टिकोण हर व्यक्ति को एक तरह से अकेला खड़ा कर देता है, क्योंकि जब हम अपने चुनावों की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो कोई और हमारे लिए अंतिम जवाबदेह नहीं होता। इस अकेलेपन को सार्त्र ने अस्तित्वगत संकट और अंगविश के रूप में देखा, लेकिन इसे कमजोरी नहीं बल्कि मनुष्य की असली स्वतंत्रता का प्रमाण माना। काम्यू के लिए जीवन का बेतुकापन यह नहीं था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, बल्कि यह था कि हम अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं जबकि ब्रह्मांड मौन है। उन्होंने ग्रीक मिथक सिसिफस का उदाहरण दिया, जो एक चट्टान को पहाड़ की चोटी तक धकेलता है और वह हर बार नीचे लुढ़क जाती है, लेकिन फिर भी वह यह काम करता रहता है। काम्यू के अनुसार हमें सिसिफस की तरह इस निरर्थकता को स्वीकार कर विद्रोह करते हुए जीना चाहिए। इसका मतलब है कि हम जीवन में अपने उद्देश्य और मूल्य खुद रचें, भले ही ब्रह्मांड हमें कोई स्पष्ट दिशा न दे। नीत्शे का अस्तित्ववाद का संस्करण और भी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब ईश्वर मर चुका है तो पुराने नैतिक नियम और विश्वास प्रणालियां भी समाप्त हो जाती हैं, और इस खालीपन में मनुष्य को खुद अपने मूल्यों का निर्माण करना पड़ता है। उन्होंने उबरमेश का विचार दिया, जो वह व्यक्ति है जो खुद के लिए नए मूल्य बनाता है और भीड़ से अलग होकर प्रामाणिक रूप से जीता है। अस्तित्ववाद हमें यह भी सिखाता है कि प्रामाणिकता केवल अपने विचारों को मानना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हम किन कारणों से वे विचार रखते हैं। यह आत्म ईमानदारी की मांग करता है, जिसमें हम अपनी कमजोरियों, डर और विरोधाभासों को भी स्वीकारते हैं।
इस प्रक्रिया में हम सामाजिक परतों और दिखावे से मुक्त होकर अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सकते हैं। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया, करियर की दौड़ और उपभोक्तावाद हमें एक तैयारशुदा आदर्श जीवन बेचने की कोशिश करते हैं, अस्तित्ववाद की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम तैयार सांचे में ढलने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि अपनी राह बनाने के लिए बने हैं, चाहे वह राह कितनी ही कठिन या अनिश्चित क्यों न हो। इस तरह यह दर्शन केवल सोचने का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी बन जाता है, जिसमें हर दिन एक नया चुनाव, एक नई जिम्मेदारी और एक नई संभावना होती है। अस्तित्ववाद को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अलग रास्तों से निकलकर एक ही तरह के गहरे सवालों पर मिलते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारे अस्तित्व का अर्थ क्या है। विज्ञान ब्रह्मांड, जीवन और चेतना की संरचना को समझने का प्रयास करता है, जबकि अस्तित्ववाद उस ज्ञान के भावनात्मक और नैतिक परिणामों से निपटने का तरीका खोजता है। उदाहरण के तौर पर खगोल विज्ञान और कॉस्मोलॉजी हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड बेहद विशाल और पुराना है और हमारी पृथ्वी इस असीम विस्तार में एक छोटे से धूल के कण जैसी है। बिग बैंग सिद्धांत, आकाशगंगाओं का विस्तार और अरबों साल पुराना समयमान हमें यह एहसास दिलाते हैं कि मानव जीवन का कोई केंद्रीय स्थान नहीं है। यह दृष्टिकोण काम्यू के अब्सर्ड विचार से मेल खाता है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में अर्थ खोजते हैं जो हमारे लिए कोई तैयार अर्थ नहीं रखता। विकासवाद, एवोल्यूशन का सिद्धांत भी अस्तित्ववाद से जुड़ता है। डार्विन ने दिखाया कि मानव का कोई विशेष उद्देश्य ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं था। हम प्राकृतिक चयन और यादृच्छिक परिवर्तनों के कारण विकसित हुए हैं। यह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को मजबूत करता है कि हम अपनी सार्थकता खुद बनाते हैं, क्योंकि जैविक रूप से हमारे पास कोई पूर्वलिखित मिशन नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में चेतना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मस्तिष्क की जैविक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। अगर हमारे विचार और फैसले न्यूरॉन्स और रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम हैं, तो सवाल उठता है कि स्वतंत्र इच्छा की हमारी भावना कितनी वास्तविक है। अस्तित्ववाद इस चुनौती का जवाब देता है कि भले ही हमारी जैविक संरचना हमें सीमित करती हो, हम अपने अनुभव और चुनावों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा तय करने में स्वतंत्र हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और रोबोटिक्स के युग में जब मशीनें सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं, अस्तित्ववाद का सवाल और तीखा हो जाता है, मानव होने का अर्थ क्या है। अगर मशीनें तर्क और समस्या समाधान में हमसे आगे निकल जाएं, तो क्या केवल भावनाएं, चेतना और अर्थ निर्माण की क्षमता हमें मानव बनाए रखेगी? यह वही प्रश्न है जिसे सार्त्र और हाइडेगर जैसे विचारकों ने अपने समय में तकनीकी समाज के संदर्भ में उठाया था और जो आज और भी प्रासंगिक हो गया है। यहाँ तक कि आधुनिक भौतिकी, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स, हमें यह सिखाती है कि वास्तविकता उतनी निश्चित और स्पष्ट नहीं है जितनी हमें लगती है। सूक्ष्म स्तर पर अनिश्चितता और संभावना का खेल चल रहा है। यह अनिश्चितता अस्तित्ववाद के उस विचार से मेल खाती है कि जीवन में कोई पूरी तरह से तयशुदा रास्ता नहीं है, बल्कि हम संभावनाओं में से चुनकर अपने जीवन का अर्थ बनाते हैं। अस्तित्ववाद और आधुनिक विज्ञान के नैतिक सवालों को जोड़ने पर हमें यह समझ आता है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जीवन के अर्थ, जिम्मेदारी और मानव होने की परिभाषा से जुड़े अस्तित्ववादी प्रश्न और भी जटिल होते जा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का उदाहरण लें। अब मशीनें न सिर्फ सोचने और सीखने लगी हैं, बल्कि निर्णय लेने में भी सक्षम हो रही हैं। अगर हम एआई को ऐसे स्तर तक विकसित कर दें जहां वह खुद निर्णय ले और अनुभवों से सीख सके, तो सवाल उठता है कि क्या उसे भी अस्तित्व का दर्जा मिलेगा? अगर एक मशीन खुद को समझने लगे, तो क्या हमें उसके अधिकारों के बारे में सोचना होगा?
यह सीधे सीधे सार्त्र के उस विचार से जुड़ता है कि चेतना के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम मशीनों में चेतना जैसी चीज पैदा करते हैं तो हम उनके अस्तित्व के नैतिक रचयिता बन जाते हैं। जीन एडिटिंग और क्रिस्पर तकनीक भी अस्तित्ववाद से गहराई से जुड़ती है। अब हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने या आने वाली पीढ़ियों के जीन बदलकर उनका रूप, क्षमता या स्वास्थ्य तय कर सकें। लेकिन जब हम किसी इंसान के जन्म से पहले ही उसके स्वभाव या क्षमता को बदल देते हैं, तो क्या हम उसके अस्तित्व की आजादी छीन रहे हैं? अस्तित्ववाद कहता है कि सार, एसेंस, हमारे चुनावों से बनना चाहिए, न कि किसी और द्वारा पहले से तय कर दिया जाए। जीन एडिटिंग हमें सीधे इस मूल विचार को चुनौती देने पर मजबूर करती है। स्पेस कॉलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने का विचार भी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से रोचक है। अगर हम धरती से बाहर जाकर मंगल या किसी और ग्रह पर रहने लगते हैं, तो हम एक तरह से ब्रह्मांड में बेतुकापन के नए स्तर पर पहुंचेंगे। हमें फिर से यह तय करना होगा कि मानव सभ्यता का उद्देश्य क्या है, केवल जीवित रहना या किसी उच्चतर मूल्य का पीछा करना। काम्यू के अबसर्ड विचार के संदर्भ में यह वही स्थिति है जिसमें हम एक ऐसे वातावरण में जीवन को अर्थ देंगे जो हमारे लिए पूरी तरह अजनबी होगा। न्यूरोसाइंस और ब्रेन इंटरफेस तकनीक भी नैतिक और अस्तित्वगत सवाल खड़े करती है। अगर हम अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सकें और अपनी यादें या क्षमताएं अपलोड डाउनलोड कर सकें, तो मैं या स्वयं की परिभाषा क्या रह जाएगी? क्या एक डिजिटल कॉपी भी उतनी ही मैं होगी जितना यह जैविक शरीर? यह प्रश्न हाइडेगर के उस विचार को छूता है कि अस्तित्व केवल बीइंग नहीं, बल्कि एक विशेष परिस्थिति और समय में बीइंग है। इन सभी उदाहरणों में आधुनिक विज्ञान हमें नई नई क्षमताएं देता है, लेकिन अस्तित्ववाद हमें याद दिलाता है कि क्षमता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हर तकनीकी खोज हमें यह पूछने पर मजबूर करती है कि हम यह कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें यह करना चाहिए? यह वही जगह है जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे के पूरक बनते हैं। विज्ञान हमें कैसे बताता है, जबकि अस्तित्ववाद हमें क्यों पूछने पर मजबूर करता है।